नमस्कार दोस्तों। आज हम इस बात की बात करेंगे कि आखिर इस देश में कातिल कौन है। तो जवाब है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। क्या मेरे हक में फैसला देगा। आज इन शब्दों को पूरी तरीके से आप चरितार्थ होते देख रहे हैं और ये प्रैक्टिकली दिखाई दे रहे हैं कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ। आज कत्ल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल किया है उन आत्माओं का जिनका कत्ल दंगाइयों ने किया था। उनकी आत्माओं का कत्ल किया है, उनको मिलने वाले इंसाफ का कत्ल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल किया है, कत्ल किया है उस विश्वास का, उस सम्मान का जो सुप्रीम कोर्ट को अरसे से मिलता आया है और संविधान ने दिया है, हमारे नीति निर्माताओं ने दिया है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिया है। उन सब का कत्ल किया है। कत्ल किया है सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता के दबाव में। कत्ल किया है सुप्रीम कोर्ट ने डर के कारण। कत्ल किया है सुप्रीम कोर्ट ने उस पीड़ित का जो याचिका लेकर आया था, याचक बन के आया था, जो हाथ फैलाए खड़ा था कि मुझे इंसाफ दे दो, गिड़गिड़ा रहा था। उसने याचना की थी उस जाकिया जाफरी की। आज हम उसकी बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि इंसाफ के लिए आई याचिका खारिज हो गई, इंसाफ की जंग में मदद करने वालों को जेल मिल गई। और यह स्थिति है, ये देश के इतिहास में, भारत के ही पूरे न्यायिक इतिहास में, आदि से अंत तक, अब तक, यदि आप प्राचीनतम भारत की बात करें, राजशाही के दौर की बात करें, वैदिक काल की बात करें, या मुगल काल की बात करें, या अंग्रेजी हुकूमत की बात करें, ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज हुआ है। आज कत्ल किया है सुप्रीम कोर्ट ने उन परंपराओं का, उन मर्यादाओं का, उन सीमाओं का। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से कत्ल किया है यह समझिए। मामला जिस तरह से है उसको आप देखिए। यह देश के न्यायिक इतिहास का चूंकि पहला मामला है जब याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, और खारिज ही नहीं किया, खारिज किया और फिर उसके बाद याचिकाकर्ता को उसके तुरंत बाद पुलिस ने, गुजरात पुलिस ने, जिस पुलिस पर इल्जाम था कि उसने सरेआम दंगा होने की छूट दी और दंगाइयों के साथ शामिल होकर खड़ी हो गई, उस जो है गुजरात पुलिस ने तत्काल जाकर के याचिका में मदद, याचिकाकर्ता का पीड़ितों की मददगार तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई से जाके गिरफ्तार कर लिया। पूर्व डीजीपी को जाकर के गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच बोला था और सच बोलने की सजा तो मिलनी है। अब आप समझिए, इसके पहले भी याचिकाएं खारिज होती रही हैं, कई बार बेवजह याचिकाओं पर जुर्माने भी लगे हैं, मगर अब नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है और इस न्यू इंडिया में क्या होता है, तथाकथित न्याय के मंदिर फरमान सुनाते हैं और उसमें, और फरमान किसके पक्ष में सुनाते हैं? जिनसे वो डरते हैं। और वो डरते किससे हैं? न्यू इंडिया के जनक नरेंद्र मोदी से। तो आप समझिए, उन्होंने न्याय मांगा था और न्याय के बजाय उन्हें जेल मिली। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 63 लोगों को 2002 के गुजरात दंगों की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी थी। उसके खिलाफ याचिका थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने गुजरात में उसे स्वीकार कर लिया था, उस एसआईटी की रिपोर्ट को, उसके खिलाफ याचिका थी। वो याचिका हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने भी दबाव में काम किया और यही बातें लेके आए।
आप देखिए कि जिस तरीके से हुआ क्या, यदि आप देखेंगे तो गुजरात के दंगों में मारे गए पूर्व कांग्रेस के विधायक जो जाफरी थे, जाफरी साहब की पत्नी जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पति के लिए उन तमाम सारे निर्दोष लोगों के मारे जाने को लेकर के याचिका दाखिल की थी कि घरों में घुस घुस कर लोगों को मारा गया, आग लगा दी गई, लोगों के घरों में, बिल्डिंगों में आग लगा दी गई, जिससे तमाम मर गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच थी। इसमें जस्टिस एएम खान विलकर थे, जस्टिस दिनेश महेश्वरी थे और जस्टिस सीटी रवि कुमार थे। शायद वो काला अध्याय लिखा जाएगा जब ये 3 नाम होंगे कि कैसे इंसाफ का कत्ल हो रहा था और कत्ल करने वाले कौन थे। तो समझिए, ये थे और इन्होंने याचिका खारिज कर दी, यानी कत्ल कर दिया न्याय का। उन्होंने कहा कि किसी साजिश के सबूत एसआईटी को नहीं मिले हैं। तो यही बात तो वो कह रहे हैं कि एसआईटी ने असल में जो उन्होंने सबूत सौंपे थे वो अदालत में पेश ही नहीं किए, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किए। इसी बात के लिए याचिका थी और इसी कारण उन्होंने जो जांच रिपोर्ट थी एसआईटी की उसे सार्वजनिक करने की मांग की थी। लेकिन सार्वजनिक कैसे करते, क्योंकि आपने तो उसमें पर्देदारी करके कत्ल किया था। किसका? जांच का। साथ ही यह भी कहा था कि जाकिया जाफरी की याचिका बेबुनियाद है, उन्होंने कहा, और सुझाव दिया कि एसआईटी ने जिस झूठ का पर्दाफाश किया था उसका दावा करके असंतुष्ट गुजरात के अधिकारियों द्वारा एक साथ मिलकर सनसनी पैदा करने का प्रयास किया गया है। तो आप समझिए, तो ये गुजरात दंगों में षड्यंत्र की बात कहना अदालत को नागवार गुजरा। मुकदमे के बारे में जान लीजिए है क्या। 28 फरवरी 2002 को क्या होता है, गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डब्बों में आग लगती है। आग लगती है, कैसे लगाई जाती है, क्या घटना होती है, उसकी एक सेपरेट जांच हुई है और इस घटना में लगभग 65 लोग जलकर मर जाते हैं और कहा जाता है कि ये सभी कार सेवक थे जो अयोध्या से गुजरात वापस लौट रहे थे। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसी के बाद गुजरात के कई शहरों में सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए जाते हैं या भड़क उठते हैं। यही चीज बात थी, यही सवाल था। ये दंगे लंबे समय तक चले और इसी में आरोप लगा कि सरकार ने दंगों को रोकने के लिए सही कदम नहीं उठाया और कह दिया कि कोई सख्ती नहीं करनी है दंगाइयों के खिलाफ। जनधन की व्यापक हानि हुई और हालात ये हुई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अहमदाबाद का दौरा किया और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा राजधर्म का पालन करें। आप समझिए, इन दंगों की जांच के लिए जो एसआईटी बनाई गई, जिसने दंगों के षड्यंत्र की जांच करनी थी और राज्य सरकार के उच्चतम स्तर पर इसकी संलिप्तता की जांच करनी थी, लेकिन उसने कहा कोई सबूत नहीं पाएगा, क्योंकि सबूतों को आप शामिल ही नहीं कर रहे थे जो याचिकाकर्ता दे रहे थे। एसआईटी की उसी जांच को जाकिया जाफरी और तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी और वहां से जब उनकी याचिका खारिज हो गई तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में गई और जहां फिर खारिज हो गई। यह सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि एक याचिका खारिज होती है, दूसरी जगह अपील की जाती है, तीसरी जगह की जाती है। यहां पर भी होता, आपने खारिज कर दी थी, वहां तक भी हम एक बार सोच लेते कि आप निष्पक्ष हैं। लेकिन स्थापित न्याय प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अपील कानून के अनुसार उच्चतम न्यायालयों में कर सकता है और मामले का अंतिम निपटारा होता है। इस केस में भी यही हुआ, पर इस केस में वह भी हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ कि याचिकाकर्ता को के खिलाफ खारिज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यह न्याय का एक अजीब और दुखद पहलू है। इस तरह की स्थिति नहीं थी। और खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जस्टिसेस ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। केवल राज्य प्रशासन की निष्क्रियता या विफलता के आधार पर साजिश का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और राज्य प्रशासन के एक वर्ग के कुछ
अधिकारियों की निष्क्रियता या विफलता राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा पूर्व नियोजित आपराधिक साजिश का अनुमान लगाने इसे राज्य प्रायोजित हिंसा के रूप में परिभाषित करने का आधार नहीं हो सकती है। एसआईटी ने पाया था कि दोषी अधिकारियों की निष्क्रियता और लापरवाही को उसके विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए उचित संज्ञान लिया गया था। इस तरह की निष्क्रियता, लापरवाही व आपराधिक साजिश रचने का आधार नहीं बन सकते। इसके लिए अपराध के कृत्य या योजना में किसी की भागीदारी स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए। एसआईटी इन मुकदमों की जांच करने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि राज्य प्रशासन की गंभीर विफलताओं और उच्चतम स्तर पर संगठित साजिश की जांच के लिए इस न्यायालय द्वारा बनाई गई थी। यह कहना है न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, दिनेश महेश्वरी और सीटी रवि कुमार का। आप समझिए, अदालत की इस टिप्पणी पर जाकिया जाफरी की ओर से पेश हुए, जो कांग्रेस के तत्कालीन नेता थे, आजकल निर्दलीय राज्यसभा सदस्य हैं, कपिल सिब्बल, उन्होंने जो कहा था वो भी जान लीजिए। उन्होंने बताया कि दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए उचित कार्रवाई करने में राज्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो है विफलता थी। सांप्रदायिक बिल्डअप के बारे में खुफिया जानकारी की अनदेखी की गई थी। तो आप समझिए, जानबूझ के किया गया था। साजिश के बिंदु भी किए गए। बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश का मामला बनाने के लिए राज्य भर में संबंधित अवधि के दौरान किए गए अपराधों के लिए संबंधित व्यक्तियों के दिमाग में क्या चल रहा है, इन सब में साजिश का लिंक स्थापित करना आवश्यक है। इस तरह से कोई कड़ी अदालत के सामने नहीं आ रही है। इस न्यायालय के निर्देशों के तहत ही एक एसआईटी बनाई गई थी और उसने साजिश का खुलासा नहीं किया। तो आप समझिए कि उसने जिस चीज के लिए बनाई गई थी ये एसआईटी, वही काम नहीं किया। संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गई निष्क्रियता या प्रभावी उपायों का अभाव और राज्य अधिकारियों की ओर से पेश की गई आपराधिक साजिश नहीं मानी जा सकती है, अदालत ने कहा। खुफिया एजेंसियों के संदेशों पर कार्रवाई करने में विफलता को आपराधिक साजिश का कारण नहीं माना जा सकता, यह अदालत ने कहा। संबंध में साजिश के जरूरी लिंक प्रदान करने के लिए सामग्री न हो और राज्य भर में सामूहिक हिंसा फैलाने की योजना को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर कोई कार्य न किया जाए, तो आप समझिए ये स्थिति है। और पीठ ने जो कहा कि गोधरा ट्रेन कांड के बाद की घटनाएं त्वरित प्रक्रिया में हुई अगले दिन, आप समझिए अदालत ये कह रही है, ये तो वही स्थिति है जो बात कही गई थी 1984 के दंगे में कि ये तो त्वरित प्रक्रिया है। ये त्वरित प्रक्रिया थी। आप समझिए कि जिस तरीके से कि कर्फ्यू लगा दिया गया, नरेंद्र मोदी ने जो है सार्वजनिक तौर पर आश्वासन दिया कि दोषियों को दंडित किया जाएगा, मगर उसके बारे में हुआ क्या? सार्वजनिक आश्वासन सिर्फ आश्वासन बन के रह गए। मन मस्तिष्क में उच्चतम स्तर पर साजिश रचने के बारे में संदेह की स्थिति पैदा हो गई। न्याय की बात करने वाले महानुभाव अपने वातानुकूलित कार्यालय के एक आरामदायक वातावरण में बैठकर ऐसी भयावह स्थिति के दौरान विभिन्न स्तरों पर राज्य प्रशासन की विफलताओं के तार जोड़ने में सफल हो सकते हैं। यहां तक कि जमीनी हकीकत को कम जानते हुए या यहां की जमीनी हकीकत का जिक्र करते हुए लगातार प्रयास करने में सफल हो सकते हैं। सामूहिक हिंसा के बाद सामने आने वाली स्वाभाविक रूप से अशांति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया, इस पर भी कहीं कोई चर्चा नहीं होती। प्रशासनिक मशीनरी का बिखराव संवैधानिक तंत्र के टूटने का मसला कहा जा सकता है। आप समझिए, कोर्ट ने कहा आपातकाल के समय में राज्य प्रशासन का बिखर जाना कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे सब न जानते हो। तो आप समझिए कि कोविड-19 महामारी से उन्होंने इसे जोड़ दिया कि महामारी के दौरान दबाव में चरमरा गई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और अच्छी सुविधाओं वाली सरकारों में भी देखी गई। फिर भी कोर्ट ने पूछा क्या इसे आपराधिक साजिश रचने का मामला कहा जा सकता है? कम अवधि के लिए कानून व्यवस्था के सिस्टम का टूटना कानून के शासन या संवैधानिक संकट के ध्वस्त होने का प्रमाण नहीं कहा जा सकता है। इसे अलग तरह से कहें तो अल्पकालिक प्रशासनिक विफलता को कानून व्यवस्था बनाए रखने की
विफलता नहीं मानी जा सकती। मतलब अनुच्छेद 356 में सन्निहित सिद्धांतों के संदर्भ में संवैधानिक तंत्र की विफलता का मामला देखा जा सकता है। तो जब इस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति को विफल करने की स्थिति हो तो यह प्रायोजित, राज्य प्रायोजित ध्वंस मानने में कोई ना कोई विश्वसनीय सबूत होना चाहिए। और जब एसआईटी ने वो सबूत लिए ही नहीं तो पेश कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक में संजीव भट्ट जो आईपीएस थे और गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री हरेन पांड्या, तत्कालीन एडीजीपी आरबी श्री कुमार उन्हें भी गिरफ्तार किया, द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। कहा कि ये प्रतिवादी, ये लोग जो मौजूद ही नहीं थे उस बैठक में, जबकि सच्चाई ये है ये लोग मौजूद थे। लेकिन तमाम बार होता है कि आप जिस मंत्री के साथ जा रहे होते हैं तो मंत्री का नाम मंत्री की गाड़ी का चढ़ता है, उसके साथ कौन आया यह नहीं चढ़ता है। और वही हुआ था। तो इन लोगों ने जो जानकारी दी, इसको कोर्ट ने जो है माना कि ये कुछ नहीं है, सब गलत है। उन्होंने खुद को चश्मदीद गवाह होने का जो कहा था उसे एसआईटी ने झूठा कह दिया। तो आप समझिए कि डीजीपी झूठ बोल रहा है, नया आईपीएस अफसर झूठ बोल रहा है, जबकि सरकार वहां भाजपा की है। अपनी सरकार के खिलाफ कौन बोलेगा। और खुद जो गृह मंत्री थे हरेन पांड्या, तो आप समझिए इसीलिए हरेन पांड्या को उनके घर के बाहर सैर करते हुए मार दिया गया, हत्या कर दी गई थी। ये सारी चीजें हमारे आपके सामने हैं कि किस तरीके से सबूत मिटाने के लिए और सबूतों से वो करने के लिए कि कोई बोलने को न तैयार हो, ऐसा डराने का काम किया गया। और आज न्याय से डराने का काम किया जा रहा है और यह काम खुद सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में मारे गए कांग्रेस सांसद विधायक एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी इंसाफ के लिए तब से 2002 से धक्के खा रही हैं और आज 20 साल बाद में भी उन्हें नाइंसाफी मिली है। अब आप समझिए कि जब नाइंसाफी मिलती है और इस तरीके से कुछ उनको सुना नहीं जाता है और इस हालत में आके खड़े हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो सही में अब क्लोजर ही हो रहा है। आगे की जांच के सवाल पर उच्चतम स्तर पर बड़े षड्यंत्र के आरोपों और सब चीजों को उपलब्धता न हो पाने के लिए दोषी कौन है? वो एसआईटी दोषी है, उस पर बात होनी चाहिए थी। तो उसकी बजाय अदालत ने कहा कि यदि प्रशासनिक मशीनरी बिखरती है तो इसके लिए साजिश का अंश नहीं माना जा सकता। आप समझिए, तो और कौन माना जाएगा? किसने किया है? इन चीजों को देखना पड़ेगा। और इस तरह से एक लंबे समय से जिस तरीके से सेना बुलाई गई और सारी चीजें की गई, वो तब तक आप मार चुके थे, जाने कितनों की हत्याएं कर चुके थे, 1000 से अधिक लोग मर चुके थे, तमाम जगह लड़ रहे थे। 3000 लोगों की मौत के आप वो हैं। और उन 3000 मौतों की जो हुई, उनकी आत्माओं की अब हत्या कर दी है किसने? सुप्रीम कोर्ट। सबसे अधिक हैरानी वाली बात है कि गुजरात पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट की पुष्टि करने के तुरंत बाद ही तीस्ता सीतलवाड़ और तत्कालीन एडीजीपी और बाद में डीजीपी बने श्री कुमार, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप ये समझिए, आरबी श्री कुमार हैं कौन? गुजरात के डीजीपी भी रहे हैं। बात समझिए कि जो लोग सच बोलते रहे उनको आप गिरफ्तार कर लेंगे। संजीव भट्ट को आप पहले ही बर्खास्त कर चुके हैं, झूठे तमाम सारे मुकदमों में फंसा चुके हैं और इनके खिलाफ मुकदमे कर चुके हैं। और इन सब के खिलाफ अब आपने जो नया मुकदमा किया है वो जालसाजी का किया है, झूठे सबूत देने का किया है, साजिश का किया है, झूठे रिकॉर्ड बनाने का किया है और इस तरह से तमाम सारे आपने किए हैं। तो पर्दे के पीछे की आपराधिक साजिश को समझिए, ये कौन कर रहा है। हमारे एक मित्र हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं सीनियर, विजय शंकर सिंह, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, पर्दे के पीछे की साजिश, आपराधिक साजिश, अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों की मिली भगत से विभिन्न गंभीर अपराधों के लिए वित्तीय और अन्य लाभों का पता लगाने के लिए कार्रवाई की गई है। तो आप सोचिए, ये बात शिकायत में जो कही है, जो एफआईआर दर्ज की है,
वह उसमें कहा गया है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता को आप समझेंगे तो आप जानेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। आरबी श्री कुमार हैं कौन? आप ये भी जान लीजिए। आरबी श्री कुमार देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राष्ट्रवादी, पत्रकार, लेखक बलरामपुरम जी और रमन पिल्लई जी के जो हैं बेटे हैं, और उनके बेटे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने नौशक्ति नामक एक अखबार शुरू किया था। श्री कुमार इतिहास, गांधीवाद, दर्शन, कानून और साहित्य में तमाम सारी परास्नातक डिग्रियां रखते हैं और 1971 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। 1972 में गुजरात पुलिस में जब वो शामिल हुए एज आईपीएस ऑफिसर एसपी, तो उन्होंने जब काम किया तो उनका काम सबसे सराहनीय रहा है। विशिष्ट सेवा मेडल तक से और सराहनीय सेवा पदक से वो सम्मानित होते रहे हैं। तो आप समझिए कि जो इतना ईमानदार, इतना अच्छा अफसर रहा हो, वो क्यों झूठ बोलेगा? और वो तो हिंदू था, उसको तो प्रॉब्लम नहीं थी। तीस्ता सीतलवाड़ भी हिंदू थी, तो उनको क्या था? वो भी कहते कि हाँ हम, लेकिन उन्होंने न्याय के लिए लड़ा, क्योंकि उनके दादा उनके खून में दे करके गए थे। क्या दे करके गए थे उनके पिता? कि देश के लिए लड़ना है। हम अंग्रेजों से भी लड़े हैं और इन तानाशाहों से भी लड़ेंगे, इन अत्याचारियों से भी लड़ेंगे। और यही सोचकर इस ईमानदार आईपीएस ऑफिसर ने जो है श्री कुमार जी ने किस तरीके से किया। मैं सैल्यूट करता हूं तीस्ता सीतलवाड़ और श्री कुमार को कि उन्होंने यह लड़ाई लड़ी। मैं सैल्यूट करता हूं संजीव भट्ट को, और मैं लानत देता हूं नरेंद्र मोदी को, मैं लानत देता हूं जो है अमित शाह को, मैं लानत देता हूं उस भाजपा की सरकार को जो ये साजिश करती है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को के परिवारों को किस तरीके से परेशान करती है। तो ये जान लीजिए, जो इतने अच्छे अफसर रहे हों और एक अच्छे परिवार और संस्कारों वाले रहे हों, उनके लिए ये होता। और मैं सबसे ज्यादा लानत देता हूं इस देश की सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट हत्या कर रही है, लगातार कर रही है, इंसाफ का कत्ल कर रही है। और लानत देता हूं उन जजों को जिन्होंने इस मामले में एसआईटी को यह निर्देश नहीं दिया कि जो सबूत ये पेश कर रही हैं, जाकिया कम से कम उस सबूत को शामिल करो और उसको भी तो देखो, समीक्षा करो। लेकिन नहीं, झूठ चलेगा, पर्दे के पीछे एसआईटी रिपोर्ट छिपाई जाएगी, सार्वजनिक नहीं की जाएगी, और उसके बाद कहा जाएगा कि ये गलत है, वो सही है। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं। और वहीं आप देखिए अमेरिका में एक फैसला दिया वहां की सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहां के नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचकर वहां उसको लानत मलानत दी और उसके खिलाफ नारेबाजी हुई, पूरे दिन प्रोटेस्ट हुआ और लगातार हो रहा है। और शर्म दी जा रही है वहां के सुप्रीम कोर्ट को। ये इंसाफ होता है, ये लोकतंत्र होता है। वहां के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके लानत दी सुप्रीम कोर्ट को, वहां के उपराष्ट्रपति ने लानत दी जो वीडियो जारी करके सुप्रीम कोर्ट। For nearly 50 years, we have talked about what Roe v. Wade protects. Today, as of right now, as of this minute, we can only talk about what Roe v. Wade protected. Past tense. This is a healthcare crisis. Because understand, millions of women in America will go to bed tonight without access to the health care and reproductive care that they had this morning, without access to the same health care or reproductive health care that their mothers and grandmothers had for 50 years. This is the first time in the history of our nation
that a constitutional right has been taken from the people of America. क्या यह हिम्मत है? आप कहते हैं आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संवैधानिक राष्ट्र हैं, लेकिन वास्तव में आप एक डरपोक और कायर राष्ट्र बन गए हैं। आप लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र के हत्यारे तानाशाह बन गए हैं और यह तानाशाह राज चल रहा है। तभी सुप्रीम कोर्ट डरा सहमा है, चुनाव आयोग डरा सहमा है और डरे सहमे हैं लोग, संस्थाएं, अफसर। और इसलिए सिर्फ झूठ का शासन चल रहा है, गोएबल्स का शासन चल रहा है। और यदि यही रहा तो ऐसे में लानत है उन सबको जो सच न बोल पाए। मैं एक वकील भी हूं। न्याय और न्यायपालिका का सम्मान करना, संविधान का सम्मान करना मेरा धर्म है, लेकिन अन्याय का नहीं, अन्यायियों का नहीं। तो मैं न्याय के साथ खड़ा हूं। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।